3,840 से ज्यादा वोट एक मशीन में रिकॉर्ड नहीं हो सकते, किसी भी एक ईवीएम मशीन में। यानी अगर आपको एक सीट को भी डील करना है या उसको इन्फ्लुएंस करना है तो किस तरह से रिगिंग हो भी सकती है या नहीं, ये हमको समझना है। टेक्निकल तौर पर क्या ये पॉसिबल है कि इतने लार्ज स्केल पर धांधली हो ईवीएम मशीन में? देखिए, अगर अमेरिका जैसे राष्ट्र के चुनाव में अगर कोई दूसरा राष्ट्र दखलंदाजी कर सकता है तो ये पहला उदाहरण है तमाम सारे राष्ट्रों को अपनी निद्रा से उठने के लिए। आज वो दौर चला गया कि हम अपनी दुनिया में अपने समूचे दृष्टिकोण से ही चीजें देखेंगे। आज आवश्यकता है इस बात को पहचानने के लिए कि साइबर सुरक्षा में सेंध न केवल आपके राष्ट्र के भीतर से लगेगी लेकिन राष्ट्र के बाहर से भी लगेगी। और इसलिए लाजमी सी बात है, अगर आपने इस इलेक्शन से पहले हैकिंग कम्युनिटी में विस्पर सुने होंगे तो हमने ये भी सुनने में आया कि देखिए हैकर्स ने अमेरिका के इलेक्शंस को इम्पैक्ट किया, अगला उनका दृष्टि और उनका जो नजरिया था वो भारतीय इलेक्शंस पर था। ये तो बात जनरल पर्सपेक्टिव पर हुई। लेकिन अगर आप ईवीएम की बात करें, अगर ईवीएम अगर लोग कहते हैं कि संपूर्णतः सुरक्षित है तो मैं उससे मेल नहीं खाता। उसका कारण यह है क्योंकि ईवीएम जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन अल्टीमेटली एक कंप्यूटर है, और अगर एक कंप्यूटर है तो दुनिया में आज तक कोई ऐसा कंप्यूटर पैदा नहीं हुआ, निर्मित नहीं हुआ जो हैकिंग प्रूफ हो। यानी कि हर कंप्यूटर में अगर आप चाहें तो हेर बदल कर सकते हैं। आवश्यकता है थोड़ी बहुत क्रिएटिविटी की, थोड़ी बहुत सेंध लगाने के, नए रास्ते ढूंढने की। और हम पब्लिक डोमेन में देखते आ रहे हैं कि विभिन्न तरीकों से आज नई नई टेक्नोलॉजीज आ गए हैं जिसके माध्यम से आप ईवीएम में सेंध लगा सकते हैं। पवन मुखर्जी, फिर सवाल है कि कैसे, कि अगर एक मशीन, क्योंकि सीआरपीएफ इसको सेंट्रल फोर्सेस इनको गार्ड करती है वोटिंग के दौरान और काउंटिंग के बाद, वोट करने के पहले, वोटिंग शुरू होने के पहले जो अलग अलग पार्टियों के प्रवक्ता है उनको टेस्ट करके दिखाया जाता है, एक पूरा मैकेनिज्म है। तो किस लेवल पर पॉसिबल है कि आप इस तरह की रिगिंग करें जिसको पता नहीं चले, और आप रिगिंग ऐसी करें कि सारे वोट एक पार्टी को नहीं जाएंगे? क्या इसका लॉजिकल कंक्लूजन ये नहीं होगा कि अगर कोई एक पार्टी नंबर ए रिगिंग करे और हर बटन दबाने पर उनके पास वोट चले जाए तो फिर दूसरी पार्टियों को वोट कैसे मिलेंगे? देखिए, इस केस में टिप्पणी करना बड़ा मुश्किल है कि क्या एक्चुअली हुआ है, लेकिन मुख्य तौर पर बात यह है कि आज अगर ब्लूटूथ के माध्यम से आप किसी एक वोटिंग मशीन को टारगेट कर सकते हैं, उसे इम्पैक्ट कर सकते हैं, तो ये पहली पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि आपने जिस दरमियान इस ईवीएम को ऑपरेशनल रखा उसके दरमियान उसके आसपास के जो फील्ड में क्या क्या गतिविधियां हुई, और क्या, क्योंकि अल्टीमेटली ईवीएम एक मैग्नेटिक फील्ड पर काम करता है, एक कंप्यूटर है, और अगर उसका मैग्नेटिक फील्ड को आप डिस्टर्ब कर दें तो लाजमी सी बात है कि जो मेमोरी में आपका डेटा होगा वो कहीं ना कहीं नकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकता है। दूसरी बात, आपने ईवीएम्स को निकाला चुनाव के बाद और स्ट्रांग रूम में रख दिया। अब एक अंतराल होता है जिस दिन चुनाव होता है और जिस दिन परिणाम की कलेक्शन होती है, और इसके दरमियान बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। आज ये भी साबित हो गया है, अक्सर पहले कहा जाता था कि ईवीएम मशीन जो है स्टैंड अलोन मशीन्स हैं और इसलिए इम्पैक्ट नहीं हो सकती, लेकिन रशियन हैकर्स ने यह भी साबित कर दिखाया कि स्टैंड अलोन मशीन्स पर भी आप बिना इंटरनेट की कनेक्टिविटी के द्वारा भी आप उन्हें उसके अंदर सेंध लगा सकते हैं। तो आज के संदर्भ में मुझे लगता है कि आवश्यकता है इसको साइबर सुरक्षा के दृष्टिकोण से एक नए नजरिए से देखें, और ये मानना कि जी ये संपूर्णतः सुरक्षित है, एक गलत मानना है। अगर आज जब नई टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हो रही हैं, आवश्यकता है कि हम भी अपनी नजरिए को थोड़ा ब्रॉडन रखें, ये इस पॉसिबिलिटी को मान के रखें कि हो सकता है एक्चुअली हुआ है या नहीं हुआ है, इस पर टिप्पणी नहीं किया जा सकता। लेकिन हाँ, अगर इस उदाहरण से हम सीख ले सकें तो आने वाले समय में तमाम सारे पॉलिटिकल पार्टीज को बेनिफिट होगा।